नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का न्यूज बुलेटिन। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस के 40 पेज के घोषणा पत्र में लोगों को 25 लाख रुपए तक फ्री इलाज और महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वादा किया गया है। इसके अलावा सतलुज यमुना लिंक नहर से पानी लेने का वादा किया गया है। इससे 7 दिन पहले दिल्ली में कांग्रेस हरियाणा के लोगों के लिए 7 गारंटियों की घोषणा की गई थी। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अगुवाई में 7 वादे पक्के इरादे के नाम से इसे जारी किया गया था। घोषणा पत्र में सभी के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, युवाओं को रोजगार, किसान आयोग का गठन, एमएसपी की गारंटी और गरीबों को 100 गज का प्लॉट देने का वादा किया गया है। हरियाणा में जैसे जैसे वोटिंग की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे चुनाव प्रचार तेज होता जा रहा है। इस बीच हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि मैंने लगभग पूरे हरियाणा का दौरा किया है और पाया कि कांग्रेस पार्टी को भारी जन समर्थन मिल रहा है और 36 समुदायों ने फैसला किया है कि इस बार वे हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। हरियाणा विधानसभा चुनाव के बीच पंजाब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील जाखड़ के इस्तीफे की खबर सामने आई है। यह खबर हमने कल भी आपको बताई थी। अब बड़े बड़े पत्रकार और सोशल मीडिया पर लोग इनके राहुल गांधी के पास जाने की खबर या अफवाह फैला रहे हैं। हालांकि बीजेपी ने अभी तक सुनील जाखड़ का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है और अगर करती है तो पहले से पंजाब में खत्म बीजेपी और कमजोर हो जाएगी। यह इस्तीफे की खबर पंजाब पंचायत चुनाव से पहले आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने गुरुवार को पंचायत चुनावों की तैयारियों की बैठक में भी भाग नहीं लिया। जब एक बीजेपी नेता ने उन्हें फोन किया तो उन्होंने बैठक में शामिल होने से इनकार कर दिया और आगे भी किसी बैठक में शामिल न होने की बात कही। कहा जा रहा है कि सुनील जाखड़ के नाराज होने के कई कारण हैं, लेकिन राहुल गांधी को आतंकी कहने वाले रवनीत सिंह बिट्टू का प्रमोशन कर उन्हें केंद्रीय मंत्री बनाए जाने के कारण भी वो नाराज बताए जा रहे हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वो काफी सीनियर हैं, फिर भी उनकी उपेक्षा करते हुए बिट्टू को मंत्री बनाया गया। सुनील जाखड़ ने गृह मंत्री अमित शाह को एक पत्र लिखकर इस्तीफा देने की पेशकश की है। हालांकि ये तो साफ है कि राहुल को गालियां दो और प्रमोशन पाओ बीजेपी में चलता है। वही थ्योरी बिट्टू के साथ भी लागू हुई। अब लोग कह रहे हैं कि सुनील जाखड़ अशोक तंवर नहीं बनना चाहते हैं। उनके पास राजनीति करने का अभी काफी समय है। वो वापस से कांग्रेस में माइग्रेट कर सकते हैं। हालांकि बीजेपी अभी भी इस खबर को छुपाने में लगी हुई है। बेंगलोर की एक स्पेशल कोर्ट ने 27 सितंबर को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। वित्त मंत्री पर इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया गया है। जनाधिकार संघर्ष परिषद यानी जेएसपी के आदर्श अय्यर ने बेंगलोर में शिकायत दर्ज कराकर सीतारमण के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश देने की मांग की थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक याचिका पर सुनवाई करते हुए अदालत ने बेंगलोर के तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। आपके मुखिया अरविंद केजरीवाल अब जल्द ही सीएम आवास छोड़ सकते हैं। आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से उन्हें आवास अलॉट करने की मांग की थी। इसको लेकर अभी तक केंद्र की ओर से कोई जवाब पूर्व सीएम को नहीं मिला है। अब दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल के आवास को लेकर खबर ये है कि पार्टी के कई विधायक, पार्षद, पार्टी कार्यकर्ता और आम नागरिक अपनी सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक पृष्ठभूमि की परवाह किए बिना उन्हें घर की पेशकश कर रहे हैं। उनके पास जो विकल्प सामने आए हैं उनमें ज्यादातर नई दिल्ली एरिया से बाहर के हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण में कश्मीर का जिक्र करने पर भारत ने जवाब दिया है। राइट टू रिप्लाई अधिकार का इस्तेमाल करते हुए संयुक्त राष्ट्र में भारत की फर्स्ट सेक्रेटरी भाविका मंगलानंदन ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया गया। भाविका ने कहा कि सभा ने आज सुबह एक बेहद दुखद घटना देखी। सेना के जरिए चलाए जा रहे एक मुल्क ने जो आतंकवाद, नशीले पदार्थों के व्यापार और अंतर्राष्ट्रीय अपराध के लिए वैश्विक रूप से बदनाम है, उसने दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र पर हमला करने का दुस्साहस किया है। मैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री के भाषण में भारत के संदर्भ के बारे में बात कर रही हूँ। जैसा कि दुनिया जानती है कि पाकिस्तान का लंबे समय से अपने पड़ोसियों के खिलाफ हथियार के रूप में सीमा पार आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। उसने हमारी संसद, हमारी आर्थिक राजधानी मुंबई, बाजारों और तीर्थ यात्राओं के रास्तों पर हमले किए हैं। ये एक लंबी सूची है। इस तरह के देश के लिए कहीं भी हिंसा के बारे में बात करना सबसे बड़ा पाखंड है। ये और भी अजीब उस देश के लिए है जहां चुनावों में धांधली का इतिहास है और वो राजनीतिक विकल्पों की बात कर रहे हैं।
असली सच यह है कि पाकिस्तान हमारे क्षेत्र का लालच रखता है और असल में वास्तव में जम्मू कश्मीर में चुनावों को बाधित करने के लिए लगातार आतंकवाद का इस्तेमाल करता रहा है। दरअसल शहबाज शरीफ ने कहा था कि शांति की ओर बढ़ने के बजाय भारत ने जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों को लागू करने के अपने वादों से मुंह मोड़ लिया है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज्जू के भारत के प्रति सुर बदल गए हैं। मुइज्जू ने कहा कि उन्होंने कभी भी इंडिया आउट नीति का पालन नहीं किया है। उनका देश कभी भी किसी भी वक्त किसी एक देश के खिलाफ नहीं रहा है। मुइज्जू ने इस बात से इनकार किया है कि मालदीव भारत विरोधी एजेंडे को आगे बढ़ा रहा है। मुइज्जू के इस बयान को चौंकाने वाला इसलिए माना जा रहा है क्योंकि पिछले साल मुइज्जू ने इंडिया आउट के नारे पर भी चुनाव जीता था। नवंबर 2023 में राष्ट्रपति बनते ही उन्होंने सबसे पहले भारत सरकार से मालदीव में मौजूद अपने सैनिकों को हटाने के लिए कहा था। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैंने अपना चुनावी अभियान शुरू किया है उसी दिन से हमने एक व्यापक विदेश नीति अपनाने का फैसला किया। हमने कभी इंडिया आउट नहीं कहा। दरअसल हमारे देश में विदेशी सैनिकों की मौजूदगी एक गंभीर मसला थी। एक भी विदेशी सैनिक मालदीव के लोगों को मंजूर नहीं है। ये सैनिक भारत के हैं और इसलिए इसका अर्थ ये निकाला जाना गलत है कि हम भारत के खिलाफ हैं। अगर ये सैनिक दूसरे देश के होते तो भी यही समस्या होती। उन्होंने कहा ये मुद्दा हमने भारत के साथ मिलकर बड़े ही कूटनीतिक तरीके से सुलझाया। भारत सरकार के पूरे सहयोग और कूटनीतिक रास्तों के जरिए इस समस्या का समाधान किया गया और भारत ने अपने सभी सैनिकों को वापस बुला लिया है। अब वहां सिविलियन तैनात हैं जो हेलीकॉप्टर ऑपरेशन और दूसरे तरह के काम को अंजाम दे रहे हैं, लेकिन ये बहुत पेचीदा मसला था। इजराइल के नए हवाई हमले में दक्षिणी बेरूत में जबरदस्त धमाके हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत में कई विस्फोटों के बाद धुएं के घने बादल उठ रहे हैं। इजराइल की सेना का कहना है कि उसने बेरूत के दक्षिण में हिजबुल्लाह के केंद्रीय मुख्यालय पर जबरदस्त हमला किया। टेलीविजन पर प्रसारित एक बयान में इजरायली सैन्य प्रवक्ता डैनियल हगारी ने कहा कि केंद्रीय कमांड सेंटर ने घनी आबादी के अंदर हमले किए हैं। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अरागची ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को बताया कि इजराइल द्वारा दक्षिणी बेरूत पर हमले में अमेरिका द्वारा सप्लाई किए गए 5000 पाउंड के बंकर बस्टर बम शामिल थे, जबकि राष्ट्रपति जो बाइडेन का कहना है कि अमेरिका को बेरूत पर इजरायली सैन्य हमलों की कोई जानकारी ही नहीं है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस यानी आईडीएफ ने दावा किया है कि दक्षिणी बेरूत में उसके हवाई हमलों में हिजबुल्लाह की मिसाइल यूनिट के कमांडर मोहम्मद अली इस्माइल और उनके डिप्टी हुसैन अहमद इस्माइल मारे गए हैं। आईडीएफ ने सोशल मीडिया वेबसाइट एक्स पर पोस्ट करके जानकारी दी। हिजबुल्लाह सुरक्षा सूत्रों ने प्रेस टीवी को बताया है कि हिजबुल्लाह के नेता सैयद हसन नसरल्लाह एक सुरक्षित स्थान पर हैं और बेरूत के दक्षिणी उपनगरों पर हाल ही में हुए इजरायली हवाई हमलों से उन्हें कोई नुकसान नहीं हुआ है। हालांकि ये खबर भी चल रही है कि इजरायली हवाई हमलों के दौरान नसरल्लाह को निशाना बनाया गया था। रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि हिजबुल्लाह की कार्यकारी परिषद के प्रमुख सैयद हाशेम सफीद्दीन सुरक्षित हैं। ईरान की तस्नीम समाचार एजेंसी ने लेबनान में जानकार सूत्रों के हवाला देते हुए कहा कि इजरायली हमलों में कोई हिजबुल्लाह कमांडर शहीद नहीं हुआ। बेरूत के दक्षिणी उपनगर पर इजरायली आक्रमण के कारण 6 इमारतें जमींदोज हो गई। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने फिलिस्तीन और लेबनानी लोगों के खिलाफ चल रहे घातक अत्याचारों के लिए इजरायली प्रधानमंत्री बेन्यामिन नेतन्याहू की कड़ी शब्दों में निंदा की। उन्होंने कहा कि मुझे लगता है कि पूरी दुनिया को खड़ा होना चाहिए और इस खून के प्यासे राक्षस को रोकना चाहिए जो हिटलर से कम नहीं है। उन्होंने नेतन्याहू को खूनी राक्षस कहा। ट्रंप ने न्यूयॉर्क में वोलोदिमीर जेलेंस्की से एक उच्च स्तरीय बैठक में मुलाकात की। बैठक में यूक्रेनी नेता ने पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति के साथ संबंधों को सुधारने की उम्मीद जताई। यूक्रेन को डर है कि अगर ट्रंप नवंबर में जीतते हैं तो अमेरिकी सैन्य सहायता को और नुकसान पहुंच सकता है। बैठक से पहले जेलेंस्की के बगल में खड़े होकर ट्रंप ने कहा, हमारे बीच बहुत अच्छे संबंध हैं और जैसा कि आप जानते हैं राष्ट्रपति पुतिन के साथ मेरे भी बहुत अच्छे संबंध हैं और मुझे लगता है कि अगर हम जीतते हैं तो मुझे लगता है कि हम इसे बहुत जल्द हल कर लेंगे। मुझे सच में लगता है कि हम इसे हासिल कर लेंगे। दक्षिण पूर्वी अमेरिका में हेलेन तूफान की वजह से कम 43 लोगों की मौत हुई और लाखों लोग बिना बिजली को रहने को मजबूर हैं। अधिकारियों ने बताया है कि बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को निकालने के लिए नावों, हेलीकॉप्टरों और बड़ी गाड़ियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश के बीच 2 मैचों की टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच शुक्रवार से कानपुर के ग्रीन पार्क में खेला जा रहा है। कानपुर में बारिश के कारण
पहले दिन का खेल तय समय से काफी पहले समाप्त हो गया और दूसरे दिन भी बारिश के कारण पहले सत्र का खेल धुल गया। हालांकि कानपुर में बहुत देर से बारिश नहीं हुई है, मैदान पर कबर्स तैनात हैं। हालांकि कबर्स पर काफी पानी है, थोड़ी देर में मैच शुरू हो सकता है। अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।